अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरगुजा की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। पपीते की अधिक फलन देने वाली प्रजातियां एवं पौध तैयार करने की तकनीक। सरगुजा यानी कि नाइजर झारखंड राज्य की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसे रामतिल के नाम से भी जाना जाता है। सरगुजा में तेल की मात्रा 35 से 45% और प्रोटीन की मात्रा 25 से 35% होने के कारण इसके तेल को खाने के अलावा दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्रफल करीब 7000 हेक्टेयर है और औसत उपज 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड राज्य में इसकी खेती खरीफ में कुछ विलंब से की जाती है। ये फसल कम उपजाऊ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लगाई जाती है। तो जो किसान इस समय सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वो इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम। अब जो सीजन आ रहा है सरगुजा लगाने के लिए, सबसे पहले जो खेत का चुनाव करना चाहिए। खेत का चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ मिट्टी जो भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरा होने के साथ साथ हल्का सा ढलाव कहिए, या तो जहाँ पर कि पानी जमा नहीं हो सकते, इसके लिए बलुआही मिट्टी वाली खेती होनी चाहिए, जहाँ कि पानी जो बरसने पर भी, बारिश होने पर भी पानी बहुत बाहर निकल जाए। इस तरह का खेत का चुनाव करना है। खेत का चुनाव करने के बाद होता है कि खेत की जुताई कैसे करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के लिए कम से कम ट्रैक्टर से या हल से 2 बार अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो भुरभुरा हो जाए। उसके बाद जुताई के समय में कम से कम 1 बार जुताई करनी चाहिए। उसके बाद फरो बनाना चाहिए, लाइन। ट्रैक्टर से भी बनता है, हल से भी बनता है। सरगुजा की फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि आप इसकी उन्नतशील किस्मों की बुवाई करें। जहां तक अपने प्रदेश की बात है तो इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी कई किस्में निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इन किस्मों के बारे में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रकार के प्रभेदों का विकसित किया है। बिरसा नाइजर 1 है, बिरसा सरगुजा 2 है, बिरसा सरगुजा 3 है और पूजा 1 है, जिसकी अपने अपने महत्व है। बिरसा सरगुजा 1 जो है कि इसकी ऊंचाई जो सब कम से कम 60 से 65 से लेकर 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। इसके कैप्सूल जो मीडियम साइज के होते हैं और जितने प्रभेद हैं वो जो 5 से 6 क्विंटल, 6 से 7 क्विंटल और 7 से 8 क्विंटल तक उपज मिलती है। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो यदि आप इसकी छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए बीज दर होगी 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर आप कतारों में इसकी बोनी करेंगे तो इसके लिए बीज दर होगी मात्र 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
फसल को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को थायरम 3 ग्राम दवा से उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई करें। 1 किलो बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन या थायरम का मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर उसका सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार की ये विधि होगी। उसके बाद बीज को बालू जितने किलो बीज रहेगा उतना दुगुनी मात्रा में बालू मिलाकर तब जो सो बुआई करते हैं, ताकि बीज की जो वो बुआई होती है, पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो मेंटेन होता है। अब हम कहेंगे कि इसकी बुआई कैसे करें। बुआई के लिए होता है कि हल के पीछे कतार में जो 30 सेंटीमीटर की दूरी हो और पौधे से पौधे की दूरी जो सो कम से कम 10 सेंटीमीटर हो। किसान भाइयों, वैसे तो किसी भी फसल में उर्वरकों की मात्रा उसकी मिट्टी की जांच के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो आप सरगुजा की खेती के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में डालें, आइए जानते हैं। बीज लगाने की बात जब आती है तो खाद की मात्रा चाहिए। खाद जो सो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र के लिए जो सो 20 और 15 के अनुपात में रखा गया है। बुआई के समय में नेत्रजन जिस रूप में मिलता हो उसकी आधी मात्रा बुआई के समय दी जाती है और आधी मात्रा जो सो 25 से 30 दिन के बाद जब पौधे जो सो 10 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है उस समय लगाया जाता है। अब बात हो गई कि इसके करने के बाद जो सो हम लोग देखते हैं कि कभी कभार इस क्षेत्र में भुआ पीलू का प्रकोप होता है। कोई इस फसल में तो कोई बीमारी इस तरह का नहीं होता है, लेकिन भुआ का पीलू का प्रकोप जो सो कभी कभी जो सो दिखाई देता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रोगर टाइप की दवाई जो सो करते हैं, उपयोग करते हैं कि नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि दवाई का प्रयोग तो इसमें बहुत कम ही किया जाता है और इसमें कोई रोग नहीं लगता। इस तरह से हम लोग इसकी देखभाल करते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। पपीते बाग में हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा अभी इसकी नर्सरी तैयारी का उपयुक्त समय चल रहा है, ऐसे में जो किसान नया बाग लगाना चाहते हैं वो इसका बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करनी होगी। तो किसान पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बिचड़ा तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला पटना के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुखदेव राय। बिहार के लिए पपीते की खेती का उपयुक्त स्थान समतल भूमि में इसकी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पपीता की खेती करने के लिए जगह का चुनाव जो कि पथरीली हो, कंकड़ीली हो, ऊंची ज़मीन हो, जहां पानी का लॉगिंग नहीं होता हो, कहा कि पपीता बहुत सकुलेंट है। दूसरी बात है कि नर्सरी लगाने का बड़ा उचित समय। किसान भाइयों, पपीते के बाग से अधिक फलन लेने हेतु जरूरी है कि आप इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें और उन्नत प्रजातियों में भी अपने क्षेत्र के अनुसार ही इसका चुनाव करें। तो पपीते की कौन कौन सी प्रजातियां अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, आइए जानते हैं। तो वैरायटी में पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस, ये सब वैरायटी है जो कि बिहार के लिए बहुत सूटेबल है, उपयुक्त है। ये सब का लीजिए। इसके अलावा कुछ किसान भाई पपीता खेती पिपेन के लिए भी करते हैं,
जिसके लिए अधिक पिपेन देने वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। दूसरा है किसान भाइयों को कि खेती सिर्फ फल बेचने के लिए करते हैं, और एक किसान ऐसे भी हैं और करना भी चाहिए। पपीता से पिपेन नाम का एक पदार्थ निकलता है जो बहुत महंगा बिकता है और किसानों को बहुत आय का एक अच्छा स्रोत है। पिपेन निकालने के लिए ऐसे वैरायटी में सीओ ग्रुप का है 3, 5, 6 करके एक सीरीज है जिसमें कि सीओ ग्रुप का पपाया लगाने से ज़्यादा पिपेन का उत्पादन हो सकता है। ये किसान भाइयों को जानकारी की बात है। नर्सरी लगाने का ही उचित समय वैरायटी है। 1 हेक्टेयर में पपीते खेती करने के लिए 300 से 500 ग्राम बीज आवश्यकता होती है। शुरुआती अवस्था में पौधों को रोगों से बचाने के लिए प्रति किलोग्राम बीज को थीरम 3 ग्राम दवा से उपचारित करें। इसके बाद ही बुवाई करें। पौधशाला में बीज बोने के 3 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाएं। इसके बाद मिट्टी को भुरभुराकर ऊपर से बारीक गोबर की खाद मिला दें। इसके बीजों बुवाई कतारों में करें तथा तेज वर्षा और धूप से बचाने के लिए नर्सरी को पुआल से ढक दें और सुबह व शाम के समय हजारे की सहायता की हल्की सिंचाई करें। अब लगाने के जब इसमें किसान भाई एक ख्याल करें, पौधे जब 5 से 7 इंच का हो जाए जन्मने के बाद में, जहाँ से उसका अंकुरन हुआ है, जहाँ से वो जन्मा है, वहाँ से हटा करके किसान भाई एक प्लास्टिक के थैली में या नर्सरी में ही ऐसा स्थान करके आप कम से कम 9 इंच की दूरी पर उसको निकाल करके अब पुनः लगावें। ये क्रिया बहुत जरूरी है पपीता में। ये नहीं अक्सर हाँ किसान भाई करते हैं कि नर्सरी में लगाया और वहीं से बीज को निकाल करके और सेल कर दिया या डायरेक्ट हम खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दिए। ये इस करने से आपको मोटिलिटी ज़्यादा होगी और सेक्स एक्सप्रेशन में भी जो कि मेल और फीमेल की समस्या इसमें है वो भी आता है। इसलिए किसान भाई को चाहिए कि नर्सरी में 5 से 7 इंच का यदि हो जाता है तो पौधे को निकाल करके हम 1 फीट से 9 इंच से 1 फीट की दूरी पर किसान को लगा देते हैं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में आसमान में औसतन मध्यम बादल छाए रह सकते हैं तथा इस अवधि में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। तराई के कुछ जिलों में अच्छी वर्षा हो सकती है। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलो कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलो यूरिया, 1.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1.3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा की संभावना भी नहीं है, जबकि विचड़ा 20 दिनों से ज्यादा का होता जा रहा है। अतः किसान भाई ऊपरी जमीन से पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में कर पानी जमा करें तथा रोपा का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें। जो किसान भाई बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, बोदी, टमाटर, फ्रेंच बीन, फूल गोभी, बंदा गोभी इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वो खेत की तैयारी कर बुआई करें तथा पहले से लगाई गई विभिन्न सब्जियों में घास पात निकालने के लिए निकाई गुड़ाई भी करें।
जो किसान भाई नए फल के पौधे लगाना चाहते हैं वो किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर अनुशंसित मात्रा में खाद डालकर लगा दें तथा ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के नजदीक पानी जमा न हो। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखते हुए करें तथा दवा के घोल में सिंडोवीट या टिपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर की घोल के अनुपात से अवश्य मिलाएं। सिंडोवीट अथवा टिपोल के अभाव में दवा के घोल को साबुन पानी में तैयार करें। इससे दवा का घोल चिपचिपा हो जाता है तथा हल्की वर्षा के बावजूद दवा पूर्णतया पौधे से धुलता नहीं है। ओएस्टर मशरूम की बुआई करें। जो लोग पिछले माह में ओएस्टर मशरूम की बुआई कर लिए हैं वो प्लास्टिक फाड़कर हटाएं तथा नियमित रूप से जल का हल्का छिड़काव करें। फसल गृह में किनारे किनारे तथा बीच में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें ताकि कीटों एवं मक्खियों से मशरूम को बचाया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से कन्हैया लाल जी ने। इनकी कद्दू की फसल में लाल भृंग कीट का प्रकोप हो रहा है और यह इसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो कन्हैया लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले रेड पंपकिन बीटल, ये कद्दू का लाल रंग का भृंग है और इस भृंग का पीठ नारंगी लाल रंग का होता है तथा नीचे का उदर भाग काला होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है। इस कीट के शिशु जो हैं वो जड़ों को खा जाते हैं और एडल्ट जो हैं वो पौधे के पत्तियों, फूलों तथा नए पौधे को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इस कीट से प्रबंधन कैसे करें? इस हेतु सबसे पहले तो आप गर्मी में गहरी जुताई खेत की करें। उसके बाद पौधे के ऊपर सुबह में राख का भुरकाव करें और इसके अलावा फेनवलरेट जो है 0.4% धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, जिससे कि आप कद्दू लाल भृंग से करेला सुरक्षित रखेंगे। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पाट की परिपक्वता की पहचान एवं कटाई तकनीकी पर जानकारी। अच्छी बढ़वार हेतु तिल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।